हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट एसएसटी में यूनिट 8 के टॉपिक राजस्थान की कृषि के बारे में। राजस्थान की कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्थानांतरित कृषि से संबंधित। स्थानांतरित कृषि को विभिन्न देशों में क्या कहा जाता है, लेदांग कौन से देश में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, टावी किसमें कहा जाता है, पोनम किसके कौन से राज्य में कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, या फिर नाबार्ड की स्थापना पूछी जा सकती है। नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं राजस्थान की कृषि के बारे में। या फिर रबी की फसलों में से पूछा जा सकता है, निम्न में से रबी की फसल नहीं है या खरीफ की फसल नहीं है। और विभिन्न फसलों की सर्वाधिक उत्पादन जिले पूछे जा सकते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की कृषि से संबंध में और इसकी व्यावसायिक संरचना किस प्रकार होती है। याद रखिएगा, कृषि की सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्र। भारत की जो व्यावसायिक संरचना है किस प्रकार की है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन से कार्य शामिल होते हैं, कृषि और सहायक कार्य जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में शामिल होते हैं उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र। फिर तीसरे क्षेत्र में शामिल होते हैं सेवा क्षेत्र में आता है तृतीय क्षेत्र, जिसमें ये कार्य शामिल होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आता है पशुपालन, वानिकी, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और खनन, ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। जबकि द्वितीय क्षेत्र में, भारत के द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग और विनिर्माण अर्थात विनिर्माण क्षेत्र आता है। और तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र का, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार, पर्यटन और होटल। ये भारत के व्यावसायिक संरचना के तृतीय क्षेत्र में शामिल है। आपसे पूछ लिया जाए कि कृषि भारत के कौन से व्यावसायिक संरचना क्षेत्र में शामिल है, तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। अब अपन बात करते हैं भारत में सर्वाधिक रोजगार कौन से क्षेत्र में प्राप्त हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में प्राप्त हैं। और भारत को सर्वाधिक निर्यात आय कौन से क्षेत्र से प्राप्त होती है, द्वितीय क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र से भारत को सर्वाधिक निर्यात आय प्राप्त होती है। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है, तो तृतीय या सेवा क्षेत्र का है। याद रखिएगा, तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार कौन से क्षेत्र में है, तो प्राथमिक क्षेत्र में है। भारत को सर्वाधिक निर्यात आय कौन से क्षेत्र से प्राप्त होती है, तो विनिर्माण या द्वितीय क्षेत्र से प्राप्त होती है। और भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है, तो तृतीय या सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है भारत की जीडीपी में। स्वतंत्रता के बाद भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का अंशदान घटा है। पहले स्वतंत्रता से पहले सभी लोग कृषि करते थे, तो उस समय भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान था, ज़्यादा था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान घटा है। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। अब अपन देखते हैं कृषि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आर्द्र कृषि, 50 सेंटीमीटर से अधिक स्थान वाले वर्षा वाले स्थान पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, आर्द्र कृषि कहलाती है। फिर आती है शुष्क कृषि, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान पर की जाने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाती है। मिश्रित कृषि, खेती के साथ पशुपालन या अन्य कोई व्यवसाय जब किया जाता है तो वो किस प्रकार की कृषि कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। फिर आता है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती क्या होती है, एक खेत में एक से अधिक फसल बोना क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। फिर आती है संरक्षित कृषि, विषम परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर की जाने वाली कृषि संरक्षित कृषि कहलाती है। फिर आता है रिले क्रॉपिंग, वर्ष भर में एक साथ एक खेत में 4 फसल बोना क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग कहलाता है। एक साल में एक खेत में 4 फसल बोना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। फिर इंपॉर्टेंट आती है स्थानांतरित कृषि, जिसको विभिन्न राज्यों देशों में क्या कहा जाता है, ये अपन पढ़ेंगे। स्थानांतरित कृषि, स्थान परिवर्तन की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और स्थानांतरित कृषि जो है पहाड़ी भागों में वनों को जलाकर 2 या 3 वर्ष तक की जाती है और उसके बाद वो स्थान परिवर्तित कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा, स्थानांतरित कृषि जो है कृषि पहाड़ों में वनों को जलाकर 2-3 साल तक की जाती है और उसके बाद वो स्थान परिवर्तित कर लिया जाता है। अब आप देखिए, स्थानांतरित कृषि को उत्तरी भारत में झूमिंग कृषि कहा जाता है, दक्षिणी भारत में जारा एरका कहते हैं। याद रखिएगा, स्थानांतरित कृषि को उत्तरी भारत में तो झूमिंग कृषि कहते हैं, जबकि दक्षिणी भारत में जारा एरका कहा जाता है। मैदानी भागों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, दजिया कृषि कहलाती है। ये तो पहाड़ी भागों में की जा रही है, जबकि दजिया कृषि जो होती है मैदानी भागों में वनों को जलाकर की जाती है। तो याद रखिएगा, पहाड़ी भागों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि है स्थानांतरित, जबकि मैदानी भागों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि कौन सी है, दजिया कृषि। अब अपन देखते हैं स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम क्या क्या हैं। दक्षिणी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं,
याद रखना वालरा कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को ची माता कहते हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में बेवर या दहिया कहते हैं। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है इसको। आंध्र प्रदेश में पोदू या पोंडू कहते हैं। केरल में पोनम कहते हैं। पश्चिमी घाट पर स्थानांतरित कृषि को कुंवारी कहा जाता है या कुमारी। हिमालयन क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को खिल कहा जाता है। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहते हैं। उत्तरी पूर्वी राज्य अर्थात असम मेघालय में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, झूम कहा जाता है। उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान या बरीगा कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। झारखंड में कुरुआ। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चेन्ना कहते हैं। वियतनाम में रे नाम दिया जाता है इसको। म्यांमार में तुंगिया नाम कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। कांगो में मसोली कहा जाता है। ब्राजील में रोका। थाईलैंड में तमराई। मेडागास्कर में टावी और मलेशिया और इंडोनेशिया में लेदांग नाम से इसे संबोधित किया जाता है स्थानांतरित कृषि को। आपसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा नाम दिया गया है। वेनेजुएला में कोने को कहते हैं। सूडान में नगासू कहा जाता है। फिलीपींस में केजिंग कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। और यूरोपियन लोग जो थे वो स्थानांतरित कृषि को क्या कहते थे, स्वीडेन कृषि कहते थे। तो इसके विभिन्न नाम हैं, आप याद जरूर रखिएगा स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम। दक्षिणी राजस्थान में वालरा कहते हैं और मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं फसलों के प्रकार के बारे में। सबसे पहले आती है रबी की फसल, जो कि सिंचाई आधारित होती हैं। रबी की फसल सिंचाई आधारित होती है, पानी की जरूरत होती है इसको। उपनाम इसका है रबी का उन्यालू और खरीफ का क्या है, श्यालू या श्रावणु। याद रखना, रबी का उपनाम है उन्यालू और खरीफ का उपनाम है श्यालू या श्रावणु। रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर से बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है रबी की फसल की। और खरीफ की फसल वर्षा आधारित होती है, उपनाम है श्यालू या श्रावणु। और जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। वर्षा के मौसम में बोते हैं खरीफ की फसल को जून जुलाई में, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है खरीफ की फसल। जायद की फसल भी सिंचाई आधारित होती है, बेल वाली फसल होती है ये जायद वाली फसल, और मार्च अप्रैल में बोते हैं इसको और मई जून में काट लेते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रमुख फसलें हैं रबी की कौन कौन सी हैं, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। पिछली बार आया था क्वेश्चन कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो याद रखें, रबी की फसल सिंचाई आश्रित होती है, जबकि खरीफ की फसल वर्षा आश्रित होती है। रबी की फसल में कौन कौन सी आएगी, गेहूं, चना, सरसों, मटर, जौ, मसूर, राई, जीरा, अफीम, अजवाइन, प्याज, लहसुन, सौंफ, अदरक, आलू, मिर्ची, हल्दी, तारा मीरा, सूरजमुखी, सोनामुखी, अलसी, मेथी, धनिया, ये कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें। याद रखना, तारा मीरा, सूरजमुखी, सोनामुखी, अलसी किसकी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। जबकि खरीफ की फसलों में आएगा, ये होती हैं वर्षा आधारित। वर्षा में अपन क्या बोते हैं, मक्का बोते हैं, जवार बोते हैं, बाजरा, चावल, चंवला, उड़द, मूंग, मोट, गंवार, गन्ना, अरंडी, ये वर्ष भर बोते हैं गन्ना और अरंडी। तंबाकू और सोयाबीन जो है ये भी खरीफ की फसलें, याद रखिएगा। तंबाकू जो है ये खरीफ की फसल है। और जबकि अफीम कौन सी फसल थी, रबी की फसल थी, याद रखिएगा। अफीम है रबी की फसल, जबकि तंबाकू है खरीफ की फसल। और तिल और मूंगफली भी खरीफ की फसलें हैं। और अपन जायद की फसलों के बारे में बात करते हैं, जो बेल वाली फसल होती है, जिसमें होती है ककड़ी, तरबूज, खरबूज, हरी सब्जियां। तो ये आपकी फसलें हो गई रबी, खरीफ और जायद की। अब अपन बात करते हैं मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आता जाता रहता है इसमें से, याद रखिएगा। एपी कल्चर को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। वीटी कल्चर किसे कहा जाता है, अंगूर की खेती को अपन वीटी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर क्या है, मछली पालन। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा क्या खाती है, मछली खाती है, तो पीसी कल्चर क्या हो गया, मछली पालन। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, वीटी कल्चर अंगूर की खेती, पीसी कल्चर पीसी क्या खाती है, मछली खाती है। सेरी कल्चर अर्थात रेशम कीट पालन, याद रखिएगा, सेरी अर्थात रेशम कीट पालन। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। ओलेरी कल्चर अर्थात सब्जी लगाना। आरबोरी कल्चर अर्थात वन और झाड़ियों की खेती को आरबोरी कल्चर कहा जाता है। और हार्टिकल्चर फल और फूल की खेती को कहा जाता है, याद रखना। वापिस रिपीट करा देता हूं आपको, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहते हैं। और मछली पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। फिर इसके बाद रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरी कल्चर। वर्मी कल्चर किसको कहते हैं, केचुआ पालन को। ओलेरी कल्चर किसको कहते हैं, सब्जी लगाने को। आरबोरी कल्चर किसको कहते हैं, वन और झाड़ियों की खेती को। जबकि हार्टिकल्चर किसको कहा जाता है, फल और फूल की खेती को। अब अपन बात करते हैं प्रमुख क्रांतियां जो कि कृषि से रिलेटेड है। सबसे पहले आती है हरित क्रांति।
कृषि का आधुनिकीकरण कर खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक नवीन व्यूह रचना को अपनाया गया था, जिसे क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति का जो प्रारूप है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था 1966-7 में, तथा इसे योजना अवकाश काल में लागू किया गया था। 1967 से 1969 के दरमियान योजना अवकाश काल में हरित क्रांति को लागू किया गया था और उसका प्रारूप तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। हरित क्रांति का सर्वप्रथम जन्म कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुई थी सबसे पहले हरित क्रांति? मेक्सिको में हुई थी हरित क्रांति। और इसके जनक थे हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा, हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? स्वामी एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर, कौन से स्थान पर हुई थी? पंतनगर यूपी में हुई थी, जो कि अब कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ कौन से राज्यों को हुआ था? पंजाब और हरियाणा राज्यों को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ हुआ था। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसलों पर पड़ा था? गेहूं और चावल फसल पर पड़ा था, इसलिए हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति भी कहते हैं, याद रखना। हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति भी कहते हैं क्योंकि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल फसल पर पड़ा था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। इसके बाद आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। और दुग्ध श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। फिर आती है पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। और पीली क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित फसल कौन सी है? सरसों, याद रखना। पीली क्रांति का संबंध तो है तिलहन उत्पादन से, और पीली क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित फसल कौन सी है? तो सरसों है। फिर आती है नीली क्रांति, जो कि मछली उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। गोल कौन होते हैं? आलू होते हैं, तो गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है, याद रखिएगा, झींगा मछली उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है। फिर आती है सुनहरी क्रांति। फल फूल सब्जी या बागवानी उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है। फिर आती है धूसर क्रांति, इंपॉर्टेंट है, उद्योगों में भी आएगी। सीमेंट उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? धूसर क्रांति। फिर आती है अमृत क्रांति। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित क्रांति कौन सी है? अमृत क्रांति। फिर आती है भूरी क्रांति। खाद्यान्न प्रसंस्करण या उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है भूरी क्रांति से रिलेटेड कि खाद्यान्न प्रसंस्करण या उर्वरक से संबंधित क्रांति कौन सी है? भूरी क्रांति। फिर आती है अंतिम क्रांति इंद्रधनुषी क्रांति। यह सभी क्रांतियों पर नियंत्रण रखती है इंद्रधनुषी क्रांति। और राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में केंद्र सरकार द्वारा इंद्रधनुषी क्रांति घोषित की गई थी। अब आप देखिए, सफेद सोना किसको कहा जाता है? कपास को सफेद सोना कहा जाता है। काला सोना अफीम को कहा जाता है। हरा सोना बांस को कहा जाता है, जो बांस होते हैं। और पीला सोना किसको कहा जाता है? होहोबा, जोजोबा या रतनजोत को अपन पीला सोना कहते हैं, याद रखना। सफेद सोना कपास, काला सोना अफीम, हरा सोना बांस और पीला सोना होहोबा, जोजोबा और रतनजोत। अब अपन इसके बाद बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में 1998-99 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। किसानों को बैंकिंग औपचारिकताओं से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। और इस कार्ड की वैधता कितनी होती है? 5 वर्ष तक होती है किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता। इसके द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान कितने वर्ष की अवधि में करना होता है? 1 वर्ष की अवधि में करना होता है। और किसान क्रेडिट कार्ड में ब्याज की दर कितने प्रतिशत होती है? 7% होती है। यदि ऋण राशि का भुगतान जो है 6 माह में कर दिया जाता है तो किसान को 4% ब्याज ही वहन करना पड़ता है। लगता तो ब्याज 7% है, लेकिन जो ऋण लिया है वो अगर 6 महीने में ही उसका भुगतान कर देगा तो 4% ही ब्याज लगता है किसान के, बाकी का 3% ब्याज जो है सरकार वहन करती है। राजस्थान में प्रथम किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो 29 जनवरी 1999 को जयपुर के सिरसी गांव के रामनिवास यादव को अशोक गहलोत जी के द्वारा प्रदान किया गया था। अब अपन बात करते हैं कृषि विकास की शीर्ष संस्था नाबार्ड की। पिछली बार नाबार्ड का क्वेश्चन आया था 2nd ग्रेड में। नाबार्ड को क्या कहते हैं? कृषि वित्त की शीर्ष संस्था कहते हैं नाबार्ड को। और ये भारत का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी, याद रखना। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी।
और ये कृषि कार्यों के लिए अल्पकालिक जो कि 15 माह की अवधि के लिए होता है, मध्यमकालिक जो कि 15 माह से 5 वर्ष के लिए होता है, और दीर्घकालिक जो कि 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के लिए होता है। तीनों प्रकार का ऋण उपलब्ध कराती है नाबार्ड। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं प्राथमिक सहकारी साख समिति जो होती है, तो उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है। प्राथमिक सहकारी साख समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 10 हो सकती है। और प्राथमिक सहकारी साख समिति जो है ये कृषि कार्यों के लिए केवल अल्पकालिक ऋण ही उपलब्ध कराती है। फिर आता है भूमि विकास बैंक जो कि कृषि कार्यों के लिए केवल दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए खाद के रूप में जिप्सम का यूज किया जाता है, जबकि लवणीयता को कम करने के लिए रॉक फॉस्फेट का यूज किया जाता है। खेत की उर्वरक या उपज शक्ति बढ़ाने के लिए किसान को दलहनी अर्थात उड़द तथा नाइट्रोजन युक्त फसलें बोने की सलाह दी। विभिन्न फसलों की जो किस्में हैं, गेहूं है, इसके बाद मक्का, नई अपडेट के अनुसार चावल कहाँ पर बोए जाते हैं, सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? बाजरा, जौ, जवार, तंबाकू, अफीम, कपास, गन्ना, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, रतनजोत, अरंडी, अलसी, चना, मटर। फिर इसके बाद ये थोड़े फैक्ट है कृषि अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड। फिर इसके बाद आएगी कांगनी, लीलोन, कृषि मंडियां, कृषि विकास संस्थाएं। तो ये अपन अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।